दो तरह की रिएक्शन से मिलती है। एक है हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एक है न्यूक्लियर फिजन। दो तरह के रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। अगर पहली बात हम न्यूक्लियर फिजन की करें, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस पर थ्रो किया जाता है, उस पर फेंका जाता है। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उस पर फेंका जाता है तब क्या होता है, तब ये होता है कि उस यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। तो बेसिकली एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होकर दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। एज यू कैन सी इट इज ऑन योर स्क्रीन, एक डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस दिखाया गया यूरेनियम का, उसको न्यूट्रॉन अटैक करता है, उससे टकराता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और वो दो पार्ट, ये जो पहली बार जिसने ये यूरेनियम की रिएक्शन करवाई थी ना, ये था हेनरी बेकवेल। हेनरी बेकवेल ने देखा था कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये न्यूक्लियर फिजन करता है। तो जो दो न्यूक्लियाई मिलते हैं वो थे बेरियम और क्रिप्टॉन, ये दो हमारे न्यूक्लियाई बनते हैं। और प्लस रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज भी होते हैं। ये तीन जो न्यूट्रॉन्स है ये रिएक्शन के दौरान रिलीज होते हैं। ये थी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो वो तीन जाके आगे फर्दर किन्हीं और तीन न्यूक्लियाई से टकराते हैं, फिर उनको ब्रेक करते हैं, फिर ये क्रिप्टॉन बेरियम, मतलब कि हर एक, हेलो So can you please repeat it again? स्टार्टिंग से फिजन। Yes, sir. ओके, पहले तो डेफिनेशन हमारी मेन है। फिजन, फिजन का मतलब किसी का टूटना, ब्रेक होना। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन जब एक हैवी न्यूक्लियस, विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कोई भी हैवी हो सकता है, हैवी मतलब यहाँ पे होता है कि जिसका मास नंबर ज्यादा होता है। ये यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये सारे पीरियोडिक टेबल में लास्ट में आते हैं, 100 के बाद वाले हैं सारे। अच्छा, तो ये जब हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में, स्प्लिट होके स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये रिएक्शन बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, जहां पे एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होके लाइटर न्यूक्लियस बनता है और काफी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी वो हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है उसमें आपको जानना है, रिएक्शन याद भी करनी है। सो रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक न्यूक्लियस यूरेनियम का होता है, उस न्यूट्रॉन को यूरेनियम के न्यूक्लियस पर फेंका जाता है। जैसे वो उसे टकराता है वो उसे स्प्लिट कर देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं थोड़े स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है हमारा बेरियम, दूसरा होता है क्रिप्टॉन। बेरियम एंड क्रिप्टॉन में वो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। प्लस तीन ये न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, तीन न्यूट्रॉन और निकलते हैं उस रिएक्शन में। ये एक न्यूक्लियस के टूटने की रिएक्शन। अब ये जो तीन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अब उधर हमने सिर्फ एक यूरेनियम का एटम थोड़ी लिया होगा, काफी यूरेनियम की एटम होंगे। तो ये जो तीन न्यूट्रॉन है ये आगे आने वाले अपने रास्ते में जो न्यूक्लियस है यूरेनियम के उससे टकराते हैं। तो हर एक न्यूट्रॉन जो निकला है रिएक्शन में वो आगे किसी न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, ये भी न्यूट्रॉन टकराएगा ऊपर वाला, दूसरा भी टकराएगा और तीसरा भी टकराएगा। तो ऐसे जब एक न्यूट्रॉन हर एक न्यूक्लियस को तोड़ता है, तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो हर एक को तोड़ते हैं, इस तरह से एक न्यूक्लियर फिजन की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। मींस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ऐसे ही रिएक्शन शुरू हो जाती है। हमने सिर्फ उसको स्टार्ट करवाया था। ये एक तरह की, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड रिएक्शन हो रही है, इंड्यूस्ड। इसमें क्या होता है कि आपने बस शुरुआत की, उसके बाद हमने कोई न्यूट्रॉन नहीं फेंके, उसके बाद जो न्यूट्रॉन खुद रिलीज हो रहे हैं वही जाके अगले न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं। हमने सिर्फ एक शुरुआत की, न्यूट्रॉन को फेंका बस।
ठीक है। सो ये इस तरह से चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की जो एनर्जी है वो कंट्रोल करना फिर आसान नहीं होता। इट इज नॉट इजी एट ऑल। अगर एक ये न्यूक्लियस को टूटने से तकरीबन 200 मेगावाट एनर्जी निकलती है। 200 मेगावाट एक न्यूक्लियस को ब्रेक होने से। तो ऐसे तो एक के बाद एक टूटने से पता नहीं कितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। सो इन दैट केस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसी का रिजल्ट निकलता है कि दैट योर हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो एटॉमिक बम। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, वो अनकंट्रोलेबल एनर्जी थी, जिसने इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन की कि जीन्स तक चेंज हो गए। वहां के रहने वाले लोगों के जीन्स चेंज हो गए। यू कैन सी कितना हार्मफुल ये एनर्जी और रेडिएशन निकालते हो, क्योंकि जेनेटिक चेंज ला दिया। नॉर्मल कोई बम ब्लास्ट होगा, वहां पे ज्यादा से किसी की टांग टूट जाएगी, किसी की बाजू टूट जाएगी, बट वो एक जेनेटिक चेंज थोड़ी हो जाता है, वहां पे जीन चेंज नहीं होगी। बट ये जो रेडिएशन निकालते हैं इतनी हार्मफुल थी कि ये जीन्स तक को चेंज करके वहां के लोगों के, आज तक वहां के जो बच्चे हैं उनमें डिफॉर्मिटीज आ रही हैं। आज तक वहां के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके अच्छी नहीं है हेल्थ। ये इतना मीन ज्यादा वहां उस टाइम का आज तक इफेक्ट हो रहा है। फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। वहां के जो ट्रीज है या वहां के जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी प्लांट्स नहीं रहे, उनके जीन चेंज हो चुके हैं, या तो कोई जल्दी सड़ जाते हैं, या उनके जो फ्लावर फ्रूट्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो सही नहीं है अब। तो ये इतना हार्मफुल है। बट इसका अगर हम कुछ कंट्रोल कर लें तो इतनी ज्यादा एनर्जी हम रिलीज करवाने से बचा के इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी करते हैं आजकल। सो आजकल क्या किया जाता है, इसका पॉजिटिव यूज किया जाता है कि इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। अब कंट्रोल कैसे किया जाता है कि देखो, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट थोड़ा सा समझ लो। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं आगे, किसी 3 से टकराते हैं। बट अगर हम ऐसा कर दें कि 3 जो निकले हैं उनमें से 2 को एस्केप करवा दें, या एक को एस्केप करवा दें, वहां से निकाल ही दें, तब क्या होगा? तब ये होगा कि वो जो 3 निकले थे, एक हमने बाहर निकाल दिया बाय एनी मींस। वो सिस्टम के डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कैसे वो बनाया जाता है। तो फिर सिर्फ 2 ही बचेंगे। अगर पहले 3 न्यूट्रॉन मिलके 600 मेगावाट रिलीज करते थे, अब 2 ही बच जाएंगे, अब 400 हो जाएगी। इन दिस वे हमने एनर्जी जो रिलीज होती है ज्यादा, उससे थोड़ा कंट्रोल कर लिया। आपको पता होना चाहिए यूरेनियम के ना 3 आइसोटोप होते हैं, और जो सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है वो यूरेनियम 235 नहीं है। इट इज नॉट यूरेनियम 235, इट इज यूरेनियम 238 आइसोटोप है। डिफरेंट मास नंबर है। यूरेनियम 238 नियरली अबाउट 99% नेचर में वही है। जो यूरेनियम 235 है विच इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, इट इज ओनली 0.7 समथिंग परसेंट है। इतना बड़ा लेकिन काफी ज्यादा कम है। तो जब रिएक्शंस अगर हमने कंट्रोल्ड वे में करवानी होती है ना, तो वो क्या किया जाता है, यूरेनियम 238 को मिक्स कर दिया जाता है यूरेनियम 235 पे। इसका फायदा ये होता है कि जो यूरेनियम 238 होता है ना, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को। मतलब कि वो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बड़ी ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू यूरेनियम 235 को तोड़ने के लिए। तो जो जो न्यूट्रॉन उस यूरेनियम 238 से टकराएगा वो उसका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि 238 को तोड़ सके। सो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज अपनाए हुए हैं इस न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ज्यादा एनर्जी ना निकले
तो जितनी एनर्जी निकल रही है उसका हम पॉजिटिव इफेक्ट उसका पॉजिटिव यूज करें और आगे हम उससे एनर्जी अपनी तैयार करें। ये थी न्यूक्लियर चेन और फ्यूजन रिएक्शन। ये फ्यूजन लास्ट है। इस फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में ये होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियस लेकर बड़े न्यूक्लियस बनाए जाते हैं। लाइटर लेकर, लाइटर हल्के वाले, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप लिए गए हैं फिगर में, जो बड़े डी लिखा गया ना, इट इज दी न्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है, बट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है उसे कहते हैं प्रोटियम। हमने यहाँ पे लिया जाता है ड्यूटेरियम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दो मास नंबर होता है उसका, और उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आ जाता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो डी लिखा गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन दिखाया गया है, एक न्यूट्रॉन दिखाया गया है। इनकी फ्यूजन करवाई जाती है, इनको मिलाया जाता है। अब ये इजीली नहीं मिल जाते कि ये हाइड्रोजन लिया चलो मिल गए, नहीं, इनको मिलाने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आ का इफेक्ट शो किया गया, इट मींस टेम्परेचर। तो जब ये मिल जाती है ना, इनकी एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। जब ये मिल जाए, फ्यूजन में भी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मैं आपको दोनों की एनर्जी का बताऊं कितनी कितनी होती है, सो वो कुछ, जस्ट वेट, मुझे व्हाइट बोर्ड निकाल लेने दो, कैनवस। I guess I am audible, right? ओके, हाँ, मैं आपको फ्यूजन के बारे में बता रहा था कि उसमें भी एनर्जी, उसमें रिएक्शन करवाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है फ्यूजन में, ठीक है। वहां पे हल्के हल्के निकली है, ये हाइड्रोजन ले लिया, इनको लेकर, सबसे लाइटेस्ट है ना, इनको लेके इनकी न्यूक्लियाई को जोड़ा जाता है, फ्यूज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, ताकि हैवी बना सके। और हैवी, जैसे आप डायग्राम में देख रहे थे, आपको दिखता था कि हैवी में हीलियम बना और काफी एनर्जी रिलीज होती है। और अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊं एनर्जी की, तो फ्यूजन में ना, फ्यूजन में अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड की थी तो बताओ, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि फ्यूजन में? हेलो, which type of Yes. reaction releases more energy, fusion or fusion? Yes, exactly, fusion. Sir, जो fusion. फ्यूजन वाली है ना, ये आपको याद रखना, एटॉमिक बम वाली जो रिएक्शन थी वो ये थी। एटॉमिक बम जो रिएक्शन थी वो ये थी। जो फ्यूजन वाली रिएक्शन है ना, वो जो सन और स्टार्स में जो रिएक्शंस होती हैं, फ्यूजन जो रिएक्शंस करते हैं, वो सन में जो रिएक्शन होती है ना, वहां पे हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्जन हो रही है, वहां पर हो रही है। तो देखो कितनी ज्यादा एनर्जी है जो पूरे सोलर सिस्टम को मिल रही है सन से, वहां पे फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। अगर मैं एक एक रिएक्शन की बात करूं, एक न्यूक्लियस की रिएक्शन की, अगर एक न्यूक्लियस यूरेनियम का फ्यूजन में सेपरेट होता है, वो नियरली, बड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं आपको, एग्जैक्टली नहीं, नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इतना आसपास, इसके आसपास होता है। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें फ्यूजन में, जैसे हाइड्रोजन वाले की फ्यूजन की बात की थी, ये कईयों में 1.2 होती है, कईयों में 4 होती है, बस इतनी ही, मींस 1.2 से लेके 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी रिलीज होती है। तो बताओ किसकी ज्यादा रिलीज हो रही है? फ्यूजन की। फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्यूजन में 1.2 से लेके 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके, तो बस यही था। बाकी मैंने आपको इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए थे, इसकी लिमिटेशंस जो थी कि कंट्रोल करना मुश्किल है, न्यूक्लियर वेस्ट जो आता है उसे डंप करना होता है, विच इज ए हार्ड जॉब, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। पोल्यूशन नहीं है कोई फालतू, जैसा कि एयर पोल्यूशन वैसा कुछ नहीं, तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो लास्ट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, देन चैप्टर को खत्म करते हैं। तो एक छोटा सा नोट है, आपको बस अब याद रखना है कि एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा ही नोट है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। चलिए, थोड़ी देर आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में देखो हमने क्या समझना है। कहता है exploiting any source of energy disturb the environment in some or other way, thus the source which would you choose depend on the following factor। हम अगर कोई भी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहते हैं, वो किसी ना किसी वे में एनवायरनमेंट को थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट जरूर पहुंचा देता है। जैसे हमने अगर वो जियोथर्मल एनर्जी यूज करनी है, उसके लिए देखो ड्रिलिंग चाहिए होती है, जमीन के नीचे खोदना होता है, उसमें कई सारी हार्मफुल गैसेस जमीन के नीचे से रिलीज हो जाती हैं, तो ऐसे फैक्टर्स भी आ सकते हैं। किसी ने चैट में कुछ लिखा है, लेट मी चेक। सर इन फ्यूजन 200 mega electron volt was released in fusion 1.2 to 4, so fusion is more energy given। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू बिल्कुल सही रेंज की लिखी गई है। मैं आपको फिर से वहीं पर ले जाता हूँ, वेट, चार्ट आपको फिर से दिखा देता हूँ। हरलीन इज सेइंग सर फ्यूजन में आपने लिखा 200 में, फ्यूजन में लिखा आपने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसकी 1 से लेके 4 तक रेंज होती है एनर्जी निकलने की। तो हाँ, यू आर राइट कि वैल्यू को देखकर लगता है कि फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा है, बट हम कह रहे हैं कि फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा होगी। वो क्या मतलब है इसका, तो इसको समझिए कुछ इस वे में। जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है ना एनर्जी, वो ऐसे निकल रही है, उस यूरेनियम से निकल रही है जिसका मास 235 है। इतना मास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालता है। वेयर एज अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, मैक्सिमम मास क्या लिया जा रहा है, 2 मास लिया जा रहा है। अब देखिए, कंपेयर कीजिए, 235 वाला मास वाला 200 एनर्जी निकालता है, 200 मेगावाट की एनर्जी निकालता है, और 2 मास वाला 4 मेगावाट की एनर्जी निकालता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हमें ये दिखेगा कि अगर 2 मास वाला भी मैं इतना मास ले लूं, अभी हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास 2 है, तो 100 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 200। तो 200 जब लिए जाएंगे तो इसकी एनर्जी 200 से कई ज्यादा हो जाएगी, 200 से कई ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ये भी तो देखेंगे कि फ्यूजन 235 मास लिया हुआ है, वो सिर्फ 2 मास लिया हुआ है, 2 एटॉमिक 2 मास नंबर है उसका।
तो अगर कंपैरिजन देखते हैं ना तो हाइड्रोजन की एनर्जी ज्यादा निकलती है, 2 वाला 4 मेगा तक निकाल देता है, वो 235 वाला 200 की एनर्जी निकालता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि फिर भी फ्यूजन ही ज्यादा मानी जाती। देखने में लगता है कि 200 ज्यादा है तो लिख दो जी 200 ज्यादा, बट नहीं, फ्यूजन की ही ज्यादा होती है। वापिस आते हैं, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तो मैं था इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की डिस्कशन करता हुआ, और करते हैं। ओके, सो हम कह रहे थे कि जो हम एनर्जी सोर्स कोई भी लेना चाहते हैं ना, उसके दौरान कई तरह के एनवायरमेंट को हम उसकी एक्सप्लोटेशन कर देते हैं किसी ना किसी वे में। ठीक है, तो कोई भी सोर्स अगर हम चूज करते हैं, माइंड में ये भी रहना चाहिए कि वो कम से कम एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करे, कम से कम उसको नुकसान पहुंचाए। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हमें समझने होते हैं, जैसे ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। तो हमें एनर्जी उसी सोर्स से लेनी चाहिए, वहां से लेनी होती है जहां से वो एक्सट्रैक्ट करनी आसान हो। मींस ऐसा ना हो कि उस एनर्जी को लाने के लिए हम और बड़ा सारा नुकसान अपना कर दें एनवायरमेंट का। तो वो एनर्जी ऐसे नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। जमीन में पानी तो हमारे जम्मू में भी होगा नीचे, बट हम वो गर्म पानी की तलाश में इतना नीचे चले जाएं, इतना नीचे चले जाएं, और हमें पानी थोड़ा सा मिले और ड्रिलिंग के लिए हमने लाखों रुपए लगा दिए, तो वो हमारा तो लॉस है, एनवायरमेंट का भी लॉस है। खामखा ऐसे हमने ड्रिलिंग कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट भी देखनी चाहिए कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की कितनी लग रही है। अगर ज्यादा लगेगी इट मींस वो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी। जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो एफिशिएंट भी होनी चाहिए, इस काबिल भी होनी चाहिए कि एनर्जी को सेफली और इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाए। टेक्नोलॉजी अच्छी यूज होनी चाहिए। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी आजकल यूज हो रही है ना, क्योंकि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि हम एनर्जी को एफिशिएंट वे में कंट्रोल कर सके, इजीली उसे कंट्रोल कर सके। इसलिए कई जगह पे आजकल न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जा रही है। बट हर जगह अगर हम बोले यहाँ भी हम यूज करना शुरू कर दें, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे सोर्स हमारे पास है ही नहीं, वैसे टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं है, लिमिटेड जगह में ही है। द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स। वो सोर्स अगर हमें इजीली मिल भी गया, बट इजीली मिलने का ये नहीं है ना कि हम उसे ऐसे ही यूज कर लें बिना ये सोचे कि वो एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा रहा है। नहीं, हो सकता है वो एनवायरमेंट में हार्मफुल गैसेस एमिट कर रहा हो, विच आर वेरी हार्मफुल। तो इन शॉर्ट, ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए हर एक सोर्स में, बट हमें ये भी पता है कि ये सारी की सारी क्वालिटीज एक ही सोर्स में नहीं हो सकती, किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी। तो कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिससे किसी भी तरह का पोल्यूशन ना होता हो। वन और इन अनदर वे कोई ना कुछ एनवायरमेंट को डैमेज जरूर कर देता है। हाँ, हम अगर कंपेयर करें, ऐसा कर सकते हैं कि एक सोर्स दूसरे से ज्यादा अच्छा है, बट वो बेस्ट फिर भी नहीं हो सकता। सिर्फ फिर हम कैसे यूज करते हैं? बाय कंपैरिजन। अगर एक सोर्स है, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2, तो अगर 1 2 से ज्यादा अच्छा होगा तब हम 1 को अच्छा बोल देंगे, बट ये मतलब नहीं है कि 1 कोई भी पोल्यूशन नहीं कर सकता, मे भी कर सकता हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सर सन की एनर्जी यूज कर लो, वो तो फ्री है, क्या उससे पोल्यूशन हो रहा है? बट सन की एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए जो सोलर सेल्स यूज होते हैं, उनकी जो जब उसके उनको बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, तब वो भी तो किसी ना किसी तरीके का एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं। चाहे जब सेल बन के तैयार हो गया, अब सेल ने कोई डैमेज नहीं करना, सेल कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा, बट जब उसकी असेंबली हो रही थी, जब उसको बनाया जा रहा था, तो फैक्ट्रीज में से तो स्मोक निकलती ही निकलती है, तो वहां भी तो लॉस हुआ। तो किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई लॉस जरूर हो जाता है। तो बस यही था हमारा सारा, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसी के साथ चैप्टर हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी
खत्म होता है। तो चलिए ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए जाते हैं, छोटे से जो यहाँ पे मौजूद है। चलिए लेट अस स्टार्ट। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम एंड कोल। कोल एंड पेट्रोलियम। Coal and petroleum. पेट्रोलियम नहीं बोलोगे, पेट्रोलियम तो हमें मिलता है जिससे कई सारे ऑयल निकलते हैं। पेट्रोलियम से कैरोसिन, पेट्रोल, वैक्स, डीजल और तार, ये सारा कुछ उससे मिलता है। ठीक है, तो ये आप पेट्रोलियम नहीं बोलोगे, सिर्फ बोल दोगे सिर्फ पेट्रोल, डीजल, ऐसा कोई भी दो नाम। अच्छा, कोई भी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, कोई भी दो। It should be eco-friendly and produce a large amount of energy. And good source of energy. What do you mean by nuclear energy? The energy caused due to the breaking or fusion of nucleus. The energy caused due to the nuclear means breaking of atomic energy. सो सही हो, अपने अपने डिफरेंट लैंग्वेज में आपने बताया, बट मेन उसका वही ठीक है कि अब सिर्फ ये नहीं ना बोल सकते कि एनर्जी कॉज्ड या एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू द ब्रेकेज। जरूरी नहीं ब्रेकेज से हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनके फ्यूजन से भी हो सकती है। सिंपली बोल दो एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो क्योंकि न्यूक्लियस से ही तो एनर्जी सारी आ रही है, चाहे उसके टूटने से चाहे उसके जुड़ने से, उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोल दिया जाता है। सो आप सही हो अपनी वे में। Which country is known as the country of winds? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। Denmark. Yes, Denmark. What is the full form of CNG and LPG? Compressed natural gas and liquefied petroleum gas. बिल्कुल सही है। CNG is compressed natural gas and LPG is liquefied petroleum gas. ठीक है, अब एक और चीज आपको थोड़ी सी समझ में लानी है। सीएनजी में जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, और एलपीजी में जिस गैस को लिक्विफाई किया होता है वो कौन सी गैस होती है। पहले मैं आपको सीएनजी बता दूं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर जोर डाल। बिल्कुल नेचुरल गैस, जो बायोगैस थी, नेचुरली जो हमने बायोमास को कन्वर्ट करके बनाई। सो कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस वो मीथेन होती है, मीथेन। बट जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो नेचुरल गैस नहीं है, वो पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक है, उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं या तो प्रोपेन, और प्रोपेन से थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ब्यूटेन होता है। सो लिक्विफाइड में जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं एलपीजी में, प्रोपेन और ज्यादातर ब्यूटेन। ठीक है, अब लास्ट है हमारा व्हाट आर द नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सेल। सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स, ठीक है। चलिए देन इतना ही रखते हैं फिर आज। अब जाने से पहले बताओ, अब रिवीजन है हमारी, किस चैप्टर से शुरुआत की जाए। सर इलेक्ट्रिसिटी। चलो हम फिर कल ना इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, साथ साथ में उसके हमें जो टॉपिक्स हैं उनकी भी डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में हर एक डेरिवेशन भी आ जाती है, फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में सारा कुछ हो जाएगा। तो कल हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज क्लास इतनी है। गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, वेलकम, गुड बाय। सिलिकॉन, हाँ ठीक है, इरवन सिलिकॉन के सेल बनते हैं। ठीक है, नाउ एवरीवन यू मे लीव। गुड बाय।